हे गाइस, वेलकम टू मैराथन रिवीजन लेक्चर ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सर क्या बात कर रहे हैं? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। एकदम छोटू सा बढ़िया सा चैप्टर है, 5 पेजेस का चैप्टर है। चलो सर, ये चैप्टर को रिवाइज करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे रेफरेंस आता है। क्या बोला सर? रेफरेंस कहाँ पे आता है वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो सर मैंने आपको 4 फेजेस बताए थे ऑडिट के, याद है क्या आपको? तो सबसे पहला सर प्लानिंग वाला, जहाँ पे स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग करेंगे, परफेक्ट है। उसके बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं, TOC। उसके बाद में करते हैं सर हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड उसके बाद में करते हैं सर इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। सही है क्या? इसी में हमने बाइफिकेशन भी किया था सर। अगर मैं बात करूं ऑडिट प्रोसीजर्स के मेजर 2 टाइप्स के, तो यहाँ पे आता है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड देन बढ़ता है सर आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोला? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मेजरली, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सही है क्या? ये इधर तक भी चला जाएगा सर आगे, बट मेजर पार्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे दोनों बनेंगे, जिसका नाम है सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में हम अगेन इसका बाइफिकेशन करते थे विथ योर नेक्स्ट 2 पार्ट्स। एक पार्ट आता था आपका क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, TOD। टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सही है क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक सेकेंड, हाँ, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एंड उसके बाद में आता है सर एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसका ऐसे नंबर 520 में हम डिस्कशन करते हैं। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से ये चीजें ध्यान में आ गई। अभी सर वाउचिंग वेरिफिकेशन एग्जैक्टली कहां पे आएगा? तो वाउचिंग वेरिफिकेशन की बात आएगी सर ये वाली मेजर। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन इधर आएगा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। क्या सर सिर्फ इधर आएगा? यस सर, मेजरली तो इधर ही बात करेंगे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग। अभी सर क्या इधर वाउचिंग नहीं होगा? फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में होगा ना, इधर भी वाउचिंग होगा। बट मेजरली हम जो पर्सपेक्टिव से बात करने जा रहे हैं दैट इज योर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ रिकॉर्ड्स को चेक करना, रिकॉर्ड्स को चेक करके सर उसका एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस को छोड़ो सर, वैलिडिटी एक्यूरेसी को मेजरली चेक करना। क्या? वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी। तो इसमें हमने देखा था सर 3 पॉइंट्स आते हैं। कंप्लीटनेस, वैक ऑफ AD, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग डेटा। तो ये V का माने वैलिडिटी, A माने एक्यूरेसी एंड C माने कंप्लीटनेस। बराबर है क्या? क्लियर विद दिस? बट मैंने आपको बोला था जब भी मैं रिकॉर्ड को देखता हूं तो शायद सर मुझे कंप्लीटनेस पे 100% कंफर्ट उस रिकॉर्ड को सिर्फ ऑडिट एविडेंस को देख के ना पता चल लगे, बट डेफिनेटली वैलिडिटी तो पता लगेगा, एक्यूरेसी भी पता लगेगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो ये पर्पज के लिए हम करते हैं सर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इसमें ये 2 नाम क्यों दिए सर? वाउचिंग भी क्यों बोला एंड वेरिफिकेशन भी क्यों बोला? इसे अलग अलग क्यों बोला? अरे भैया सिंपल सी बात है, वाउचिंग बोलना चाहता है मतलब बोलना चाहता है कि आप बात करो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के रिगार्डिंग। वेरिफिकेशन बोलना चाहता है मतलब आपका बैलेंस शीट। तो जब भी मैं बोलूं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसके रिगार्डिंग हम वर्डिंग क्या यूज करेंगे? वाउचिंग। जब मैं बात करूं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसके रिगार्डिंग हम वर्डिंग क्या यूज करेंगे? सर वेरिफिकेशन। आर यू गाइस क्लियर? क्यों सर ऐसा? अरे लॉजिक है यार, ये एज ऑन डेट होता है, ये एज ऑन डेट होता है, सही है, एंड ये फॉर द पीरियड होता है। परफेक्ट है क्या? ये फॉर द पीरियड होता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो यहाँ पे रहेंगे, ट्रांजैक्शंस जो भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चा? पोजीशंस रहेंगे। समझ रहे हो? तो पोजीशन को वेरीफाई करते हैं, ट्रांजैक्शंस को वाउच करते हैं, इसलिए हम ऐसा वर्डिंग यूज करते हैं। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? समझ गए? याद आ गया? चलो सर फटाफट से एक आपको ओवरव्यू दे दिया था बस चैप्टर का, बाकी कुछ नहीं। अभी हम आगे मूव करेंगे विथ योर पर्टिकुलर चैप्टर का फटाफट से रिवीजन फ्रॉम अवर नोट्स। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? चलो सर, वाउचर मतलब क्या? बहुत टाइम पास चीजें आने वाली भैया, एकदम पहले बता दिया मैंने। क्यों सर टाइम पर चीजें? मतलब ये देखो मिसिंग वाउचर वगैरह पे इतना सारा डिस्कशन दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्कशन दिया हुआ है, बट चलो ठीक है, हमें बस फटाफट से डिस्कशन करना है, रिवाइज करना है। वाउचर का मीनिंग जब भी आएगा तो आप क्या लिखोगे? सर एक ऐसा पीस है, वो ऐसा पीस है मतलब ऐसा एक टुकड़ा है, ऐसा एक पार्ट है जो सब्सटेंशिएट करता है एविडेंस को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट एंड कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे सर उनको रिटर्न रिकॉर्ड को, जो हमारे ऑडिट एविडेंस रहेंगे, रिटर्न रिकॉर्ड माने इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल, सही है, तो ऑडिट एविडेंस ऐसे पास याद करना डेफिनेशन। उस एविडेंस को सर सब्सटेंशिएट करने के लिए जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे, बेसिकली जो टुकड़ा रहेगा वो जो इसको सब्सटेंशिएट करेगा उसको वाउचर बोलेंगे, एंड जो प्रोसीजर हम इवैल्यूएट करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर वाउचर को, जब इवैल्यूएट करेंगे उस प्रोसीजर को नाम दिया जाएगा वाउचिंग। ध्यान रखना, वाउचर इज डिफरेंट। वाउचर मतलब सर टुकड़ा, पेपर, राइटिंग डॉक्यूमेंट,
बेसिकली रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न रिकॉर्ड, उसको वाउचर बोले, एंड उसको चेक करने के लिए जो हम प्रोसीजर किए उसको वाउचिंग बोले। एग्जांपल्स काफी सारे दे सकते हो आप लोग। टाइप्स ऑफ वाउचर्स, सब बहुत टाइम पर चीजें बोलिए प्लीज, गुस्सा मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना। ओरिजिनल एंड कोलैटरल वाउचर, ओरिजिनल मतलब जो प्राइमरी वाउचर है, कोलैटरल मतलब जो उसको सपोर्टिव करता है, तो कोलैटरल में सपोर्टिंग याद रखना है, यहाँ पे प्राइमरी याद रखना है। नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाउचर्स, इंटरनल मतलब जो कंपनी में जनरेट हुआ, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर जनरेट हुआ, तो इंटरनल वाउचर सर इनसाइड द कंपनी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट सर मिसिंग वाउचर, सर एक्सटर्नल वाउचर का आप हमें ये दे दो ना सर, बेसिकली एग्जांपल दे दो। तो एक्सटर्नल वाउचर मतलब सर जब परचेस इनवॉइस है, परचेस इनवॉइस क्या मेरे पास जनरेट होएगा? नहीं, जो वेंडर से मैंने परचेस किया वो परचेस इनवॉइस जनरेट करके देगा, तो परचेस इनवॉइस इज व्हाट योर एक्सटर्नल वाउचर। आर यू गाइस क्लियर? सेल्स इनवॉइस इंटरनल वाउचर। नेक्स्ट मिसिंग वाउचर, बहुत बड़ा डिस्कशन दे चुके हैं मिसिंग वाउचर पे, याद रख लेना बस। मिसिंग वाउचर मतलब बोलना चाहता है कि सर जब भी हमें कोई वाउचर मिलता नहीं है, जो गायब है, वो मिसिंग वाउचर। सो ये कुछ भी हो सकता है सर, लॉट ऑफ एग्जांपल्स दे हैव गिवन, जो भी वाउचर है सबको मिसिंग ऐड कर दो, एक वर्डिंग आगे एंड वो मिसिंग वाउचर बन जाएगा। बस क्या बात कर दी सर। इट कुड बी मिसिंग ड्यू टू, ये क्यों मिसिंग हो सकता है सर? बच्चों को पूछो क्यों मिसिंग रहेगा रे भैया, उसने सर आज उसका रिपोर्ट कार्ड आया कोई बच्चे का, सही है, अभी उसको हमने पूछा कि सर ये क्यों मिसिंग हुआ, तो वो बोलेगा कुछ भी गुम गया वगैरह, तो टाइम पास है, रीजन है सर मिसिंग। एक तो रॉन्ग एंड केयरलेस फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अच्छे से फाइल नहीं किया डॉक्यूमेंट को, प्रॉपर्ली सर मेंटेन करके नहीं रखा। सेकंड अनइंटेंशनल नॉन अवेयरनेस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, उसको पता ही नहीं था सर कि ये जरूरी होता है। अनइंटेंशनल नॉन अवेयरनेस, अनइंटेंशनल प्लीज अंत करना, इंटेंशनल बोला तो फ्रॉड आ जाएगा, अनइंटेंशनल में फ्रॉड नहीं आएगा, एरर्स होगा। नेक्स्ट इंटेंशन टू हाइड द मिस अप्रोप्रिएशन बाय ए पर्सन, बट सर जब फ्रॉड आएगा तब हम बोलते हैं सर ये वाला थर्ड पॉइंट, कि जहां पे उसका इंटेंशन है कि उसको मिस अप्रोप्रिएट करना है, तो उसने खुद ने ही सर मतलब उसको अच्छे से ये नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, उसने खुद ने ही फेंक दिया सर कहीं और, तो ये हो जाएगा मिसिंग का रीजन। क्या टाइम पास बातें कर रहे हैं, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है सर, ये मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ने को, क्या बोलूं मैं, मिसिंग वाउचर। नेक्स्ट द ऑडिटर शुड बी केयरफुल एंड शुड कैरी आउट द क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिंपल सी बात है सर, अगर कोई मिसिंग वाउचर रहता है तो मैं क्या हाथ पे हाथ धर के बैठूंगा? नहीं सर, मैं तो बोलूंगा सर ये एक डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था, सेल्स इनवॉइस, सर अगर मुझे ये सेल्स इनवॉइस नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? मैं तो बोल दूंगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई, देख ये सेल्स ट्रांजैक्शन जो है 5 लाख रुपए का, ये तू कैसे अदर एविडेंसेस से वेरीफाई कर सकता है? सो यू नीड टू फाइंड आउट अदर एविडेंसेस। तो सर अगर मैं देखूं ऐसा कोई मिसिंग वाउचर हो मेरे पास, बेसिकली मिसिंग वाउचर हो कोई जो मुझे चाहिए और मैनेजमेंट मुझे नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो मिसिंग है, मैनेजमेंट बोल रहा है सर है ही नहीं हमारे पास, तो देखो सर अदर एविडेंसेस से क्या वो ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हो क्या? अगर सर उन्होंने कोई एविडेंस दिया तो हमारे पास क्रॉस रेफरेंसिंग होता है, क्रॉस वाउचर्स चेक करने जरूरी है। क्रॉस चेकिंग, क्रॉस चेकिंग मतलब क्या होता है? एक जो एविडेंस आपको मिला वो एविडेंस सर दूसरे एविडेंस से मैच करके देखो कि सर एक जो सेल्स इनवॉइस मिला, ये सेल्स इनवॉइस ठीक है, अब ये मिसिंग नहीं हुआ, बट ये सेल्स इनवॉइस ठीक है, अगर सर इसमें हमें कुछ डाउटफुल आ रहा है, डाउट लग रहा है क्योंकि मान लो सर ये शायद ओरिजिनल इनवॉइस ना हो, तो नाउ यू नीड टू क्रॉस चेक दिस विद द अदर इनवॉइसेस। क्या सर इसका फॉर्मेट कुछ अजीब ही दिख रहा है, फॉर्मेट अजीब ही दिख रहा है, ये XYZ कस्टमर का है, नाउ XYZ कस्टमर का उसके पहले का कोई इनवॉइस देख लो, क्या उसी उसका भी वही फॉर्मेट है क्या, सही है क्या नहीं? क्लियर विद दिस, तो क्रॉस चेक करो सर, अब लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड, सही है, तो ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है। तो क्या बोलते हैं कि ऑडिटर ने शुड be careful and should carry out the cross verification process from the other sources and documents to be able to form होना चाहिए, to form opinion in the case of missing voucher। तो मिसिंग वाउचर के केस में तो सर ये हमें करना पड़ेगा, तो अदर क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। एंड अगर सर ऐसा कुछ रहा जिसका मटेरियल इंपैक्ट है, तो देन हमारा जाएगा SA 705 अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन। एंड मॉडिफिकेशन में सर अगेन आ जाओ सर, टेबल SA 705 का मॉडिफिकेशन का टेबल, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है सर हमारे केस में अभी, तो इन दैट केस हमें देखना है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है क्या वो नॉट परवेजिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे या परवेजिव करेंगे। अगर सर परवेजिव रहेगा तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मैं बस सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर अगर वो नॉट परवेजिव रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। सर एडवर्स कब आएगा? अरे भैया एडवर्स तो इधर आएगा ना, ऊपर इधर एडवर्स आएगा और इधर अगेन सर क्वालिफाइड। नॉट परवेजिव के केस में दोनों केसेस में क्वालिफाइड ही आएगा। तो सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं के दो सिनारियो हो सकते हैं, एक तो सर ऑडिट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल मतलब मिसिंग है, ये वाला सिनारियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं मतलब मिसिंग है ये वाला। बट सर अगर मैं बोलूं सेकंड क्या हो सकता है इसमें, ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल
बट नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, बट नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज पर ऐसे 500, ऐसे 500 के हिसाब से जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है नहीं सर। तो इसीलिए उस केस में भी हमारा यही फॉर्म बन जाएगा सर। बट अभी हम बात कर रहे हैं ये मिसिंग एविडेंस, ये वाला सिनारियो की, समझ रहे हो। तो इस केस में आइदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। ये सेकंड वाले में भी वैसा ही आएगा ओपिनियन, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने दो सर्कमस्टेंसेस बता दिए। तो सर एक तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, नहीं तो सर हमारा हो सकता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये हमने ध्यान में रखना है। ऐसे 705 देखो, आइदर सर क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट और गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन दिस केस। और सर अगर हम बोले तो सर अगर हमारे पास एविडेंस हो एंड हमने क्रॉस चेकिंग किया, बट उससे सर हमें पता लग रहा है, क्रॉस चेकिंग किया, ये किधर गया, हाँ ये क्रॉस चेकिंग किया मिसिंग वाउचर के केस में, अगर क्रॉस चेकिंग किया वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रहा है जिसका बेसिस हम ले रहे हैं ये वाला क्रॉस चेक ऑडिट एविडेंस, तो इन दैट केस अगेन फिर हमारा क्वालिफाइड नहीं तो एडवर्स ओपिनियन जा सकता है। बट व्हाई? बिकॉज दिस इज a sufficient appropriate audit evidence but it is leading to material misstatements। समझता है क्या? चलो सर बहुत डिटेल में बातें होगी, आ जाओ अभी फटाफट से आगे मेरे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वाउचिंग मैंने बोला सर एक प्रोसीजर है जहां पे एग्जामिनेशन करेंगे बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस व्हिच आर अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऑथेंटिसिटी माने वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। दिस इज द इसेंस ऑफ ऑडिटिंग एंड मे बी टर्म्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। यही तो करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर, पूरा की पूरा। टीओसी में भी करेंगे, टीओडी में भी करेंगे, सब जगह पे करेंगे सर, प्लानिंग में भी करेंगे एंड फाइनलाइजेशन में भी करेंगे। बट मेजरली कहां पे करेंगे? मेजरली सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में करेंगे। नेक्स्ट, टीमिंग एंड लीडिंग, मार्क कर दो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो BER कर लेना इसको बिफोर एग्जाम रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीमिंग एंड लीडिंग, मैंने बोला था सर फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो फ्रॉड कैसे कैसे करेंगे सर? देयर आर लॉट ऑफ वेज फ्रॉड करने के। तो आइदर सर कैश रिसिट्स को बढ़ाओ, नहीं तो कैश रिसिट्स को कम करो। जब सर मैं बात करूं मेजरली मेरा रिसिट्स के रिगार्डिंग फ्रॉड होता है, क्या बोला? रिसिट्स के, रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग फ्रॉड हो रहा है, रिसिट्स पैसा आने का, तो इन दैट केस सर वन ऑफ द वे रहता है जिसको हम फ्रॉड कर सकते हैं, उस वे को बोला जाता है सर कौन सा? ये वाला टीमिंग एंड लीडिंग। तो टीमिंग एंड लीडिंग में मैंने आपको शॉर्ट में एकदम अभी बता सकता हूं, हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था एग्जांपल लेके, बट सिंपल सी बात है सर, एक अकाउंट रिसीवेबल है किसी कस्टमर का XYZ का, एंड सेकंड है मेरा PQR कस्टमर, ठीक है, इसका भी अकाउंट रिसीवेबल है। 31 मार्च को मैंने देखा XYZ से आने बाकी है सर 5 लाख रुपए, और सर ये जो PQR से आने बाकी है वो बाकी है सर मान लो 3 लाख रुपए। अभी सर मैंने क्या हुआ देख लो, ये सर ड्यू हो रहे थे, मान लो ड्यू हो रहे थे, ये ट्रांजैक्शन हुए मान लो 5-5 लाख के, 5 लाख और 3 लाख के। यहाँ पे ये ड्यू होता है सर 29 मार्च को, उसके बाद में ये ड्यू होता है सर 10 अप्रैल को। ड्यू होना मतलब सर ये ड्यू डेट है, समझता है क्या आपको? बट ये बेचारा PQR इतना अच्छा है कि इसने एडवांस में पेमेंट कर दिया 31 मार्च को। एडवांस पेमेंट हुआ कब? 31 मार्च को। अभी मुझे बताओ सर, अगर मुझे ये इसका पेमेंट आने नहीं वाला हो, जो ड्यू हो गया 29 मार्च को, तो सर मुझे इसका प्रोविजन लेना जरूरी पड़ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, समझता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर सर मैंने प्रोविजन नहीं लिया तो इन दैट केस ऑडिटर बैंड बजाएगा, एंड प्रोविजन लिया तो प्रॉफिट मेरा 5 लाख से कम हो जाएगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 5 लाख रुपीज, एंड मुझे प्रॉफिट को कम नहीं करना है। तो इन दैट केस क्या हो जाता है सर कि ये क्या करेंगे, ये जो 3 लाख एडवांस में आए ना, इसका 3 लाख इधर दिखा देंगे, बोलेंगे कि XYZ से आया है एंड 3 लाख रुपए का सर इसका क्रेडिट कर देंगे। 3 करोड़ क्यों लिखा? 3 लाख रुपए का सर क्रेडिट हो जाएगा, इधर 3 लाख रुपए का क्रेडिट कर देंगे सर ये लोग, एंड बोलेंगे कि ये 3 लाख रुपए जो आए ना सर, ये तो 3 लाख रुपए इससे ही आए हुए हैं। सर अभी इसका क्रेडिट दिखेगा तो क्या ऑडिटर बोलेगा कि बचे हुए 2 लाख रुपए पे डाउट है? नहीं, बिकॉज ऑडिटर बोलेगा सर 5 लाख में से 3 लाख आ गए ना, तो 2 लाख भी आ सकते हैं, तो नाउ प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड, प्रॉफिट वैसे के वैसे रहेगा। सर फिर बाद में क्या करेंगे जब इसका ड्यू हो जाएगा? अरे सिंपल सी बात है, ईयर एंड के बाद ये इधर का इधर कर देंगे, फिर से इसका फिर से 5 लाख हो जाएगा, इसका फिर से सर नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी इसका ड्यू होगा तो 10 अप्रैल को ये ऐसा रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो नाउ दिस टाइप ऑफ फ्रॉड जो होता है, ये टाइप का जो फ्रॉड होता है, इसको बोला जाता है टीमिंग एंड लीडिंग। चलो बढ़िया सा एग्जांपल हो गया सर, आ जाओ मेरे साथ। टीमिंग एंड लीडिंग आई होप आपको समझ गया है सर। टीमिंग एंड लीडिंग इज अ कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, जो हमने बात करी अभी कैश रिसीट्स वाला, एग्जैक्टली जो एग्जांपल दिया वही यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसीलिंग द कैश शॉर्टेजेस एंड कवरिंग देम
through the recoveries from another customer, it is not uncommon in the cash of cash collections if the internal check and internal control are not proper. कंट्रोल सिस्टम में सर लैक हो सकता है, दैट इज द रीजन ये हो सकता है सर। ऑडिटर ने क्या क्या चीजें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दिस स्टीमिंग एंड लीडिंग? तो सबसे पहले एसर्टेन करना चाहिए कि कैश मेमोज कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड है या नहीं है। ये कैश मेमो जो रिसिट्स वाला आता है सर, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है या नहीं है तो पता लग जाएगा हमें। सेकंड थिंग सर, हमें देखना है रिकंसाइल करना है विद द रिलेवेंट कैश रिसिट रिकॉर्ड। जो भी पैसा आया है कैश में उसका रिकॉर्ड्स के साथ ये चेक करना है। रिकंसाइल करना है इंडिविजुअल कैश अमाउंट्स एज पर रिसिट्स विद द रिकॉर्ड्स इन रफ कैश बुक। सर जो भी रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है कैश रिसिट एंड जो एक्चुअल में कैश रिसिट है उसका रिकंसिलेशन करके देखो, देन रिकंसाइल करो जो रिसिट्स रिकॉर्ड किए रफ कैश बुक में, मेन कैश बुक में एंड प्री नंबर्ड कैश मेमोज में विद द काउंटर फाइल्स ऑफ द पे इन स्लिप्स। जो स्लिप्स थे सर, पे इन स्लिप्स थे, तो उसके बाद में मेन कैश बुक, रफ कैश बुक एंड उसके बाद में सर प्री नंबर्ड कैश मेमो, जो कैश मेमो इशू किया रहेगा, इन सबके साथ रिकंसिलेशन करके देखो। ये क्या सबके 100% चीज के लिए होगा? नहीं, ये सैंपल बेसिस पे किया जाएगा, समझते हो। उसके बाद में इंश्योर वेदर द कैश रिसिट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन टाइमली बेसिस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक में सर ये डिपॉजिट किया या नहीं टाइमली बेसिस पे वो देखना है। एग्जामिन करना है डेटर्स का लेजर, स्पेशली एंट्री शोइंग द पार्ट पेमेंट। जो देखा ना सर, ये 3 लाख रुपए का ही पेमेंट आया, सिर्फ पार्ट पेमेंट हुआ, 2 लाख नहीं आया, तो इस केस में ये चेक करेंगे तो पता लग सकने की गारंटी है सर, गारंटी नहीं बोल सकता, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट सर, कंफर्मेशंस में बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी यहाँ पे अगर हम एबीसी से XYZ से कंफर्मेशन ले लेते थे तो हमें पता लगता कि भाई वो बोलता कि भाई मुझे 5 लाख देने ही है, फिर मुझे पता लग जाता भाई तो किस बेसिस पे बोल रहा है कि 2 लाख ही आने बाकी, वो तो हमें बोल रहा है कि 5 लाख देने हैं और तू बोल रहा है 2 लाख आने, ऐसा थोड़ी ना होता है, सही है। तो ऐसे हमें पता लग जाएगा सर। अभी वन मोर एक प्रोसीजर होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने दिया नहीं, वो होता है सब्सिक्वेंट जो रिसिट्स हुए ना, सब्सिक्वेंट रिसिट्स उसका टेस्टिंग। सब्सिक्वेंट रिसिट्स मतलब क्या सर? 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद ऐसे कितने पैसे सर आए कंपनी के पास जो दिखा रहे हैं, अभी वो दिखाएंगे ना इधर कि 31 मार्च को पैसा आया, 31 मार्च को ये एंट्री दिखेगी ना मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवर्सल की, तो यहाँ पे रिवर्सल्स का टेस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट्स का टेस्टिंग, ये 2 मेजर प्रोसीजर होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बुक में दिए नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ सर। उसके बाद में रिसिट्स का ऑडिट कैसे करेंगे? अभी ऑडिट करना शुरू कर रहे हैं सर। रिसिट्स में इन्होंने कुछ ज्यादा चीजें दी नहीं, बट स्पेसिफिकली कैश सेल्स के बारे में बात करिए। ऑडिट ऑफ रिसिट्स, कैश सेल्स कैसा टेस्ट करेंगे सर? कैश सेल्स टेस्ट करना है मुझे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करना है। सबसे पहले मैं एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखूंगा क्या सही है या नहीं है। उसके बाद में सर ऑथोराइजेशन लेवल चेक करूंगा, वही आ जाएगा वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद में मैं कुछ बिल्स देखूंगा सर, उसका एक्यूरेसी ऑफ द रेट, अमाउंट एंड डिस्काउंट एंड टैक्स कॉम्पिटिशन क्या सही है या नहीं है। ये वाला जो पार्ट आता है, दिस इज योर मेजर वाउचिंग पार्ट, कि यहाँ पे तुम चेक कर रहे हो एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कौन सा असर्शन टेस्ट हो रहा है? एक्यूरेसी का असर्शन टेस्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में एग्जामाइन करेंगे कैश सेल्स के समरी बुक को। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कैश सेल्स इज वॉल्यूमनस, बहुत ज्यादा कैश सेल्स हो रहा है, तो इन दैट केस सर समरी बुक जो रहेगा कैश सेल्स डे वाइज रह सकता है, फिर कि एक दिन में कितना हुआ, उसका समरी बुक चेक करेंगे, उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में कैश सेल्स वेरीफाई करेंगे विद द कार्बन कॉपी ऑफ द कैश मेमो। जो कैश सेल किया ना उसमें कुछ इनवॉइस दिया रहेगा तो उसका जो कार्बन कॉपी रहेगा उससे चेक करेंगे। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करेंगे एंट्री जो भी किए हैं एंड उसको मैच करेंगे विद द मेमोज जो कार्बन कॉपीज हमने देखे हैं। उसके बाद में सिस्टम क्या फॉलो किया जाता है टू डिपॉजिट द कैश सेल्स एंड वेरीफाई करना है थ्रू बैंक स्टेटमेंट। वो बोलते हैं कि सर हम डेली बेसिस पे शायद डिपॉजिट करते हैं कैश सेल्स को, मतलब सर मान लो कुछ 25 जून को सर हमें 25 जून का हमारा हुआ कैश सेल्स ऑफ 2,40,000, 2,40,000 का जो कैश सेल्स हुआ, क्या ये तुरंत दूसरे दिन 26 जून को डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में? सर अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर सर ये होता है तो हमें चेक करना जरूरी है क्या ये कंट्रोल जो है एंटिटी का ये अच्छे से परफॉर्म हुआ है क्या। तो सैंपल बेसिस पे कुछ दिन के सेल्स ले लो, सैंपल बेसिस पे लो एंड उसका इमीडिएट दूसरे दिन का बैंक स्टेटमेंट चेक करके देखो क्या वो सही से डिपॉजिट किया या नहीं है। ये सैंपल किस बेसिस पे लेंगे? नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे लेंगे। कुछ डेट्स सिलेक्ट करेंगे एंड डेट्स के बेसिस पे हम सैंपल टेस्टिंग करेंगे। तो ये हुआ सर। एंड देन लास्ट वन आता है हमारा, एग्जामाइन द कैंशल्ड कैश मेमोज विद इट्स ओरिजिनल कॉपी टू प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन। क्या फ्रॉड हो सकता है सर? अरे एक चीज हो सकता है कि इन्होंने क्या किया, कैश सेल्स दिखाया, बोले कैश सेल्स हुआ है हमारा, एक्चुअल में तो कैश सेल्स हुआ होगा, तो मान लो सर कैश सेल्स हुआ है कुछ 80,000 का, ओके। अभी इसका उन्होंने एक मेमो भी बनाया, मतलब इनवॉइस भी बनाया, बट उन्होंने बाद में क्या किया, ये सेल्स को दिखाना नहीं, बिकॉज सेल्स दिखाएंगे तो 80,000 एंड मान लो इसका कॉस्ट है 60,000, तो 20,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर 80,000 से क्यों नहीं बढ़ेगा? ढोकले उसके पीछे तो कॉस्ट भी रहेगा ना,
तो डबल एंट्री सिस्टम, तो ये 20,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, बट इनको टैक्स के वजह से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करना। मान लो इनको टैक्स की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करना, तो वो क्या किए, वो बता दिए कि सर ये कैंसिल हो गया है। अभी सच में कैंसिल हुआ या नहीं ये हमने चेक करना पड़ेगा विथ इट्स ओरिजिनल मेमो। तो एक कैंसलेशन का एक मेमो रहेगा, वो ओरिजिनल मेमो से देखो क्या सही है क्या नहीं है, क्या सच में कैंसिल हुआ या नहीं। तो क्या उसका जो इन्होंने डिलीवरी किया था गुड्स का, क्या वो डिलीवरी उनका रिटर्न आ गया है, क्या उससे इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है या नहीं है, ये सब चीजें हमने चेक करनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या आपको याद आ रहा है, सब चीजें सही है क्या भैया? चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का सेल करते, एक मेजरली बात कर ली रिसिट्स, कैश रिसिट्स की, उसके बाद में अगर सर एसेट्स का सेल करते तो उन दैट केस कैसे टेस्टिंग करेंगे? अगेन इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट कॉमन पॉइंट बन जाता है, ऑथराइजेशन लेवल कॉमन पॉइंट बन जाता है, बताया हुआ है क्लास में। ये कॉमन पॉइंट याद रखना है, जो भी आपको क्वेश्चन बनेगा ऑडिट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, यू हैव टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट। इंटरनल कंट्रोल का टेस्टिंग करना, ऑथराइजेशन लेवल चेक करना, ये आपका कॉमन पॉइंट बन जाएगा हर एक आंसर में। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर द मीन्स टू सेल। ये भैया सेल क्यों किया एसेट को, कैसे सेल किया, क्यों सेल किया, मीन्स पर्पज क्या है उसका। उसके बाद में डायरेक्ट सेल किया या किसी एजेंट के थ्रू किया, वो चेक करो, बिकॉज एजेंट के थ्रू किया तो फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेल हुआ तो कौन से वेंडर से सेल किया, कौन से कस्टमर को बेसिकली ये सेल किया, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में इफ इट इज अ डायरेक्ट सेल देन चेक द अमाउंट कलेक्टेड विद रेफरेंस टू द कॉपी ऑफ द रिसीट इशूड, एंड इफ इट इज एजेंट देन एग्जामाइन द टर्म्स विद देम। अगर एजेंट के थ्रू हुआ है तो टर्म्स एंड कंडीशंस देखो कि वो एजेंट को कमीशन कितना जा रहा है, वो सब चीजें। उसके बाद में इंश्योर द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट इज रीजनेबल। जो भी सेल किया है एसेट का, क्या उसका सेल वैल्यू रीजनेबल है क्या? 50,000 के रुपए की चीज जो बेचनी जानी चाहिए 50,000 में, मान लो उन्होंने बेची है 5 लाख में दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, तो रीजनेबल ही नहीं है। तो एसेट क्या रीजनेबल अमाउंट पे सेल हो रहा है या नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको एक डाउट क्रिएट होएगा किसके रिगार्डिंग, फ्रॉड के रिगार्डिंग, एंड देन देयर माइट बी द इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ फ्रॉड ओवर देयर। देन सर चेक द अमाउंट ऑफ द सेल प्रोसीड्स इज ड्यूली अकाउंटेड फॉर। जो भी सेल से पैसा आया सर, क्या उसका अकाउंटिंग सही से हुआ है क्या, वो चेक करोगे। तो दिस इज अगेन अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट सेकेंड, कॉमन पॉइंट 1, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स इज ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है सर सेल ऑफ एसेट्स पे, मान लो उसका WDV था कुछ सर 50,000 रुपए, इन्होंने सेल किया 70,000 रुपए में, तो 20,000 का सर प्रॉफिट हुआ ना, ये 20,000 का प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होना चाहिए, क्या ये क्रेडिट हुआ है, दिख रहा है क्या, वो चेक करना है। या सर इन्होंने सेल किया होगा मान लो 40,000 पे, सेकंड सिनारियो, तो 10,000 का लॉस सर डेबिट होना चाहिए, क्या ये डेबिट हुआ है या नहीं, वो चेक करना जरूरी है, और ये हमें दिखना चाहिए सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ P&L अकाउंट। सही है क्या, अदर इनकम। उसके बाद में सर अदर इनकम और अदर लॉस। उसके बाद में ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर सर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर, तो मेजरली वन ऑफ द ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स वी नीड टू टेस्ट प्रॉपरली, एकदम अच्छे से, बिकॉज वहां पे सर फ्रॉड होने के बहुत बड़े चांस रहते हैं। सो सर अगर ट्रांजैक्शंस डायरेक्टर्स के साथ होते हैं तो क्या क्या टेस्टिंग करना है सर, क्या क्या चीजें ध्यान में आनी चाहिए। पहली चीज जो ध्यान रखनी है आपने कि सेक्शन 188 के साथ कंप्लायंस किया है क्या, एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है क्या बाय डायरेक्टर और हिज रिलेटिव विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 188। अगर ट्रांजैक्शन होता है डायरेक्टर के साथ तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमने कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 188 चेक करना है। उसके बाद में जो भी डायरेक्टर है क्या उसने उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोजर किया है क्या, अगर उस ट्रांजैक्शन में उसका कोई इंटरेस्ट हो। इस ट्रांजैक्शन में सर कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शंस किए ऐसे किसी बंदे के साथ जो डायरेक्टर का क्लोज रिलेटिव है, तो देयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रांजैक्शन, एंड कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट होता है कि डायरेक्टर ने पहले ही वो ट्रांजैक्शन होने के पहले डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है, देख लो आप लोग अप्रूव करेंगे तो ही ये ट्रांजैक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि सर यहाँ पे फिर फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं कि जो सेल होएगा शायद वो सर कम अमाउंट पे हो जाए, या सर अगर परचेस हो रहा है तो फिर वो ज्यादा अमाउंट पे हो जाए, बिकॉज ज्यादा अमाउंट वाला पैसा उसके जेब में जाएगा ना डायरेक्टर के, तो इस हिसाब से तो इसीलिए डिस्क्लोजर करना चाहिए डायरेक्टर ने, एंड दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वो बोलता है कि सर ये बोर्ड मीटिंग में उसने डिस्क्लोजर करना जरूरी है। अभी ये बोर्ड मीटिंग में क्या सर कब कब करेंगे, बिकॉज साल में तो 4 बार तो बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है सर, सही है, आपको याद है क्या कंपनीज एक्ट के, एंड 120 दिन का गैप होना चाहिए, ऐसे कुछ है ना, तो 4 बार जब भी बोर्ड मीटिंग होगा तो पहली थिंग उसने डिस्क्लोजर करना है इंटरेस्ट ऑफ हिज एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन विच हैव बीन एंटर्ड बाय कंपनी। उसके बाद में सेक्शन 197 के साथ उसने बेसिकली
कंप्लायंस हुआ या नहीं, ऑडिटर ने वो चेक करना है। सेक्शन 197 बात करता है रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। याद है क्या, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में देखना जरूरी है सर कि जो भी लिमिट के हिसाब से क्या उन्होंने कंप्लायंस किया है क्या। अगर सर प्रॉफिटेबल नहीं रहता है एंटिटी, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स रहता है, तो देन शेड्यूल 5 का रिक्वायरमेंट आता है कंपनीज एक्ट 2013 का। और शेड्यूल 5 कब आएगा, जब भी सर आपका ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स याद रख लेना ये चीजें। ऑडिट में ये चीजें पूछ सकते हैं आपको। ऑडिट में देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑडिट में। ऑडिट के बाहर क्या क्या आ सकता है वो बोल सकता हूं मैं आपको। टैक्सेशन के रिगार्डिंग भी आपको कुछ चीजें पूछ सकते हैं, एंड लॉ के रिगार्डिंग भी आपको कुछ चीजें पूछ सकते हैं, तो आपने रेडी रहना है। सही है। इनडायरेक्ट जो भी सर ज्यादा रिलेवेंस आएगा ना, ज्यादा रिलेवेंस आएगा वो चीजें यहाँ पे पूछेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे ये चीज है, ये कंपनी लॉ से निकल के आता है सर, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि शेड्यूल 5, उसके बाद में सेक्शन 197, सेक्शन 188 एंड उसके बाद में सेक्शन 184, ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें आपने याद रखनी जरूरी है। अभी ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में जो 11% मैक्सिमम लिमिट होता है, आपको याद है क्या, 11% सभी डायरेक्टर्स का मिलाई के नेट प्रॉफिट्स का 11%, इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हो सकता है। तो ये चीज कंप्लाई हुआ या नहीं ये चेक करना है। ये तीन चीजें याद रख लेना, सेक्शन 188, उसके बाद में इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 184 एंड 197। उसके बाद में पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, जब भी कोई एसेट्स का परचेस कर रहे हैं, एक्विजिशन करना मतलब परचेस करना, उसका पेमेंट करने के लिए जब भी पेमेंट होगा वो ट्रांजेक्शंस का टेस्टिंग कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट की बातें कर रही है। डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन देखा, उसके बाद में एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के बारे में पेमेंट, जिसे सेल ऑफ एसेट देखा था वैसे एक्विजिशन ऑफ एसेट देख रहे हैं, परचेस ऑफ एसेट के रिगार्डिंग जो पेमेंट हुआ उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे। पहली चीज सर वो जो ट्रांजैक्शन हुआ परचेस ऑफ एसेट का, क्या वो ऑथोराइज था या नहीं था वो हमने देखना है। उसके बाद में जो पेमेंट हुआ है सर उसके रिगार्डिंग हमें रिसीट मिला या नहीं वो देखना है, तो ऑथोराइजेशन देखना है एंड रिसीट हमने चेक करना है, वो जो भी अमाउंट पे किया। उसके बाद में सर देखना है कि क्या इसका ओनरशिप कंपनी के पास है या नहीं है। तो आपको याद है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एसेट्स, असर्शन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसमें से ये जो राइट्स है ना ये यहाँ पे टेस्ट करना जरूरी है थ्रू द ओनरशिप। कैसे चेक करेंगे सर, जो भी एसेट परचेस किया उसका इनवॉइस रहेगा, उसका टाइटल डीड रहेगा, क्या वो कंपनी के नाम पे है क्या नहीं, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो देखना जरूरी है। तो टाइटल डीड चेक करो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका इनवॉइस चेक कर लो। एंड टाइटल डेट्स के रिगार्डिंग हमने देखना है रजिस्टर्ड है क्या इन द नेम ऑफ द परचेसर। उसके बाद में सर एग्जिस्टेंस देखना है उस पर्टिकुलर एसेट का बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद में सर कंप्लायंस करना है सेक्शन 179। 179 क्या बात करता है, 179 पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को कि भैया तुम कुछ चीजें तुम्हारे लेवल पे ही रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो। लाइक सर जैसे कि बाईबैक ऑफ शेयर्स हुआ, जैसे कि सर कुछ बोरोविंग हुए, इन्वेस्टमेंट हुए, लोन्स ग्रांट करने किसी को, अप्रूव करना है मर्जर्स एंड अमलगमेशन, तो इन दैट केस सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 कि दे कैन टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजंस। एंड वो हमने देखना है कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट एंड बोरोविंग बेसिकली होता है, इसमें केस में सर इन्वेस्टमेंट में केस में जो भी सर इन्होंने एसेट्स परचेज किया जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया सर वो देखना जरूरी है, क्या 179 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में सर जो भी एसेट इन्होंने परचेज किया वो सही से कैपिटलाइज किया या नहीं किया वो भी देखना है। तो कैपिटलाइज देखते समय क्या क्या चीजें देखेंगे, उसका अमाउंट देखेंगे, कौन से अमाउंट पे कैपिटलाइजेशन हुआ, क्या अगर कंपनी को एएस एप्लीकेबल है तो एएस 10 के हिसाब से वो सही अमाउंट है या नहीं है, अगर कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल है तो इंडेस 16 के हिसाब से क्या वो अमाउंट सही है या नहीं है, ये चीजें हमने देखनी जरूरी है पीपीई वाली। तो अमाउंट देखना है, उसका डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन देखना जरूरी है, डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन सही है। उसके बाद में उसका पूरा एफएआर का रिकॉर्ड देखना जरूरी है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एफएआर देखना जरूरी है, क्या उसको प्रॉपरली मेंटेन किया या नहीं। तो आ जाओ सर कारो 2020 में भी, कारो 2020 का क्लॉज नंबर 1 पीपी के बारे में भी बात करता है, प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल एसेट, समझते हो। तो ये भी चेक करना जरूरी है, यहां पर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए या नहीं किए। ये क्या आपको याद आ रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए या नहीं। सिचुएशन एंड क्वांटिटी का डिटेल्स, सिचुएशन एंड क्वांटिटी। क्यों इतना लिख रहा हूं मैं आज, बिकॉज लिखने से आपको चीज याद आती है ना ज्यादा, तो इसलिए लिख रहा हूं ज्यादा। तो सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट ये अपने चेक करना है, प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है या नहीं, उसका अमाउंट, उसके टैक्सेस एंड ऑल दैट थिंग्स।
तो ये 5 मेजर चीजें अपने ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आ जाओ सर, जब भी मैं बोलता हूँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वाउचिंग के बारे में डिस्कशन हो गया, ट्रांजैक्शंस में मेजर हमने देख लिया, कैश सेल्स होता है एंड सेल ऑफ एसेट्स होता है तो क्या, एंड पेमेंट में मेजरली हमने 2 चीजें देखी जो आपके मॉडल में बस इतना ही दिया है, ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, ट्रांजेक्शन्स विद द डायरेक्टर्स एंड परचेस ऑफ एसेट के रिगार्डिंग जो पेमेंट हुआ वो। अभी सर आते हैं वेरिफिकेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। वेरिफिकेशन करना मतलब क्या करना, जो भी एसेट्स है सर, इन केस ऑफ कैपिटल आइटम्स द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गो बियॉन्ड दैट व्हाट वाउचिंग and verify the physical existence and evaluate the assets and liabilities to arrive at true and fair view of the स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने के लिए सर उनको वाउचिंग के बियॉन्ड जाना जरूरी है। ट्रांजैक्शंस का वाउचिंग करेंगे दैट इज ओके, बिकॉज ट्रांजैक्शन से ही पोजीशंस बनेंगे। बट सर वो जो ट्रांजैक्शन सही थे, मान लिया, क्या वो पोजीशंस भी सही है या नहीं है वो देखना जरूरी है। पोजीशन सही है या नहीं, उसमें मेजरली चीज आता है क्या वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं उसका एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एंड उसके बाद में क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू इंडिकेट करता है क्या एज एट बैलेंस शीट डेट। उसके बाद में सर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑडिटर सब्सटेंशिएट्स द एक्यूरेसी ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब क्या, एक्चुअली राइट हैंड साइड बोलना है मतलब सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज भी आएगा, याद रखना। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जरूरी है 3 चीजें कंसीडर करना, वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड देन अथॉरिटी ऑफ द एक्विजिशन। अथॉरिटी मतलब जो अभी हमने बात करी ऑथराइजेशन वाला, क्या जो बंदे को राइट था, अप्रूवल था, तभी उन्होंने परचेस किया या कोई भी फेक परचेस हुआ है। उसके बाद में इन शॉर्ट वेरिफिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ एग्जामिनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू चेक वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, existence, possession and to see whether the assets are free from any charge or encumbrance। समझते हो, अगर कुछ चार्जेस से, इनकम्ब्रेंसेस से वो फ्री है या नहीं है वो भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि लोन के अगेंस्ट सर ये चार्ज में रखे जाते हैं, फिक्स चार्ज। समझते हो। नेक्स्ट सर इंपॉर्टेंस क्या है वेरिफिकेशन परफॉर्म करने का, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट वैल्यूएशन चेक करना, ओमिशंस, ओमिशंस मतलब कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, ये पॉइंट याद रखना, कंप्लीटनेस। ओमिशंस चेक कर रहे हैं मतलब क्या चेक कर रहे हैं, क्या कंप्लीट है या नहीं है, क्या सर कोई ऐसा एसेट है क्या कि जो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता है फिजिकली बट इन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया नहीं, तो बैलेंस शीट का कंप्लीटनेस चेक कर रहा है एसेट्स का, लायबिलिटीज का भी। नेक्स्ट स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें करेंगे सर, पहले वेरीफाई कंफर्म करेंगे कि एग्जिस्ट करता है क्या नहीं एसेट्स। उसके बाद में जो भी एसेट्स एक्वायर्ड किए वो बिजनेस के पर्पस के लिए ही होने चाहिए, क्या पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है। थर्ड चीज सर वेदर द एसेट्स हैज एक्वायर्ड अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब ऑथोराइजेशन था या नहीं, वैलिडिटी वगैरह चेक करना है, एंड राइट्स एंड ओनरशिप देखना है सर पर्टिकुलर एसेट्स का। उसके बाद में क्या वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज है क्या, एंड जो भी वैल्यू पे उसने डिस्क्लोज किया है क्या वो वैल्यू सही है या नहीं है। तो ये 6 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बेस्ड अपॉन द असर्शंस ऑफ द बैलेंस शीट लेवल। सही है, असर्शंस पे ध्यान में रखना है सर ये चीजें हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वेरिफिकेशन, किस पर्पस से सर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन का। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है सर, बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करना। उसके बाद में देखना है क्या वो एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, जो ऊपर के पॉइंट्स थे एग्जैक्टली रिपीटेटिव हो जाएंगे, ध्यान रखना एकदम अच्छे से। ओनरशिप टाइटल चेक करना है, करेक्ट वैल्यूएशन चेक करना है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या रिकॉर्ड सही हुआ या नहीं। उसके बाद में फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना है, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। ये तो पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट बन जाता है सब जगह पे, सही है क्या नहीं। तो ये है सर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वेरिफिकेशन। ऑब्जेक्ट क्या है सर, पर्पस क्या है वेरिफिकेशन का। एंड उसके बाद में आते हैं सर वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे। बहुत थेरोटिकल है इसलिए फटाफट पढ़ के निकलता हूँ, सही है ना, समझता है क्या आपको, है ना, सब रिपीटेटिव चीजें। उसके बाद में मैनिपुलेशन अवॉइड करना है सर अकाउंट्स का, इसीलिए तो ट्रू एंड फेयर व्यू एंड वैलिडिटी ऑथराइजेशन चेक कर रहे हैं मेजरली। उसके बाद में सेकंड गार्ड्स अगेंस्ट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ एसेट्स, क्या सही प्रॉपर पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं। to ensure the proper recording and valuation of the assets and it exhibit the true and fair view of the state of affairs, मतलब बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। उसके बाद में वेरिफिकेशन कैसे करेंगे सर, उसके क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, 3 चीजें याद रखना। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, किस बात का, डॉक्यूमेंट्स का। तो जो रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे, टाइटल लिस्ट देखेंगे, इनवॉइस देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इंस्पेक्शन, इवैल्यूएट करना, एग्जामाइन करना। सेकंड थिंग सर ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन किस बात का, जब भी मैं फिजिकल वेरिफिकेशन एग्जिस्टेंस टेस्ट करने जाऊंगा तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा हाउ दे आर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में सर कंफर्मेशन करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, लायबिलिटीज। उसके मुझे वेंडर्स एंड कस्टमर से कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एंड उससे मैं कंफर्म करूंगा क्या सच में वो सही अमाउंट है क्या बुक्स में, एंड क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सो ये 3 मेजर टेक्निक्स हम ऑडिट प्रोसीजर्स के मेथड्स हम यूज करेंगे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन।
उसके बाद में सर वेरिफिकेशन कैसे कंडक्ट करेंगे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वेरिफिकेशन कैसे कंडक्ट करेंगे, सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको एग्जामिन करेंगे। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, BER। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ऊपर वाले तो टाइम पास है, पूछ लिए तो भी सबके आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, समझते हो तो लॉजिकली लिख पाओगे, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं। हाउ यू विल परफॉर्म द वेरिफिकेशन, हाउ यू कंडक्ट द वेरिफिकेशन, पहली चीज एग्जामिन करना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एंड देखना है कि वो एसेट्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ या नहीं बुक्स में। उसके बाद में वेरीफाई करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। उसके बाद में वेरीफाई करना है एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर्स, परचेस इनवॉइसेस एंड ऑल दैट रिसिट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग सर, वेरीफाई द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स मतलब क्या, जो यहाँ पे सर हमने सिर्फ इनपुट देखा है सर उस एसेट्स का एंड हमने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है, सो शेड वगैरह बनाना है कोई, तो इन दैट केस सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स सर वो भी प्रॉपरली चेक करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल रहेंगे, वर्क ऑर्डर्स रहेंगे, दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। इंश्योर दैट द फुल्ली रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। जो भी एसेट्स फुल्ली राइट ऑफ हो चुके हैं, मतलब सर यूज तो हो रहा है सर अभी, बट उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया, ऐसे ही यूज करते जा रहे, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ हो चुका होगा पूरा पूरा वैल्यू, क्या उसका सही प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुआ या नहीं वो देखना है। जो भी सर एसेट्स को सेल किया होगा, डिस्पोजल किया होगा, क्या वो ऑथोराइज था क्या, या किसके मन में आ गया और उसने बेच दिया, किसी को नहीं बताया, बट ऐसा नहीं चलेगा, तो चेक करना है। प्रॉपर प्रोसीजर चेक करना है टू असर्टेन द ओमिशंस। अगर सर कंप्लीटनेस ना हो एसेट्स का, मतलब कुछ एसेट्स है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली है, बट सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख नहीं रहा, तो क्या वो ओमिशन है या नहीं है एक्चुअल में, वो चेक करना जरूरी है। उसके बाद में ओनरशिप चेक करना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टेस्ट करते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स का, वैसा ओनरशिप ऑफ द फिक्स्ड एसेट चेक करने हैं। कैसे करेंगे, टाइटल डीड्स फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसके इनवॉइसेस का टेस्टिंग करके। उसके बाद में एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है सर एसेट्स के बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। देन सर टेस्ट करेंगे, टेस्ट चेक ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। जो भी सर एसेट्स को परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सेल किया, वो सभी के सभी 100% पॉसिबल नहीं रहेंगे, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज में इसका क्वांटम बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारे एसेट सेल होते हैं, बहुत सारे एसेट परचेस होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो सर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें भी हमने सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करना पड़ेगा। परचेसेस के लिए परचेस इनवॉइस, उसका ऑर्डर, उसका अप्रूवल एंड उसके बाद में जो उसका पेमेंट हुआ एंड जो एसेट्स का डिलीवरी हुआ, वो सब चीजें चेक करनी पड़ेगी, उसके सभी रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे एंड बेस्ड अपॉन दैट वी विल इंश्योर कि जो भी परचेस हुआ क्या वो सही है क्या नहीं, उसके असर्शंस का टेस्टिंग हम कर पाएंगे बैलेंस शीट एसेट्स का। वैसे ही सर जब भी मैं बात करूं, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी उसमें मिलता है तो क्या उसका डिस्क्रिपेंसी सही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट हुआ या नहीं, वो हमने चेक करना है। एंड उसके बाद में देखना है अगर एसेट्स का चार्ज है क्रिएट किया हुआ है, अगर एसेट्स पे कोई चार्ज है, बैंक से कोई लोन लिया एंड लोन को अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी एसेट्स को दिया है एज अ चार्ज क्रिएट करके, तो ऐसे चार्जेस कोई भी क्रिएटेड हो एसेट्स में, तो वो चेक करना है क्या वो चार्जेस सही है क्या, या ड्यूरिंग द ईयर सर ऐसा कोई चार्ज है क्या कि जो नलिफाई हो गया बट इन्होंने प्रॉपरली सर बुक्स में उसको दिखाया नहीं, वो वेरीफाई करना जरूरी है। आपको एमसीए के साइट पे, आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, एमसीए के साइट पे आपको दिखेगा बेसिकली कंपनी का जब इंफॉर्मेशन आप देखते हो, मास्टर इंफॉर्मेशन, तो वहां पे आपको चार्जेस के पूरे डिटेल्स मिल जाते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अलग से मार्क करना कि व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वेरीफाइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना चाहिए जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करते हैं। पहली सर वो प्रॉपरली ट्रेस करने हैं लेजर से बैलेंस शीट में, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड किए हैं, जो भी दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, वो उसका पर्पस देखना है, क्या वो बिजनेस पर्पस के लिए था या नहीं। उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन सच में सही हुआ या नहीं हुआ है वो देखना जरूरी है। क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कोई कैपिटल एसेट है, क्या उसको रेवेन्यू कर दिया, क्या रेवेन्यू एसेट को कैपिटल कर दिया, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल बुक कर दिया तो नहीं चलेगा ना। सो प्रॉपरली ग्रुपिंग हुआ है क्या, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हुआ है क्या, ये तो हुआ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय। सेकंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन आता है कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के इसमें ही दिख रहा है क्या, बिकॉज ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन, वो एसेट्स का क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग सही से हुआ या नहीं वो देखना जरूरी है। फर्नीचर में ही दिखना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट उसमें ही दिखना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी उसमें ही दिखना चाहिए, वो प्रॉपरली ग्रुप्स मेंटेन करनी जरूरी है, बिकॉज उसका डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर वेदर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो एग्जिस्टेंस का असर्शन का टेस्टिंग अलॉन्ग विद द ओनरशिप टाइटल एंड उसके बाद में प्रॉपरली वैल्यू हुआ या नहीं। एंड देन सर कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट लेंगे हम लायबिलिटीज एज वेल एज एसेट्स का। तो इस हिसाब से सर हम पूरा वेरिफिकेशन कंडक्ट करेंगे। प्लीज गाइस 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। कौन से क्वेश्चंस बोले, सबसे पहले एक टाइम पास वाला क्वेश्चन जो मिसिंग वाउचर वाला है वो आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है, अगर आपके साथ मजाक करना चाहता है इंस्टीट्यूट तो
समझते हो। उसके बाद में टीमिंग एंड लीडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में ऑडिट ऑफ रिसीट्स में सर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कैश सेल्स और सेल ऑफ एसेट्स में से। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में मुझे ज्यादा गारंटी लगता है सर ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर शायद पूछ सकते हैं, एंड पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स भी आ सकता है। उसके बाद में सर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू कंडक्ट द वेरिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। ये इतने पॉइंट सर याद करके रख लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी जो टाइम पास चीजें हैं वो तो आप एनीवेज सर लिख पाओगे, जहां पे मेजॉरिटी कॉमन पॉइंट्स आते हैं। क्लियर विद दिस। बट जो मैं 5-6 क्वेश्चंस बोले अभी वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, उसमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा, ये गारंटी मेरी। ठीक है भैया, चलेगा। चलो, तो ये हुआ अपना वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का डिस्कशन। अगर गाइस कुछ आपको क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, सो वी विल डिस्कस दैट एंड वी विल रिजॉल्व दैट। चलो, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन रिवीजन लेक्चर में, तब तक गुड बाय।